हमारे देश भारत में बहुत लोगों की इच्छा होती है कि वो विदेश घूमने जाएं, लेकिन पीछे हट जाते हैं कुछ कारणों से। सबसे पहला कारण है कि विदेश यात्रा का बजट बहुत ज्यादा होगा। दूसरा कारण है कि विदेशी भाषा की दिक्कत हो सकती है और तीसरा एक बड़ा कारण है पासपोर्ट और वीजा के लिए मशक्कत करना। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहाँ ना तो आपको पासपोर्ट की जरूरत होगी, न वीजा की जरूरत होगी और न ही भाषा की कोई दिक्कत होगी। यात्रा भी उतने ही पैसों में हो जाएगी जितना आप भारत में किसी दूसरे राज्य या शहर के यात्रा में खर्च करते हैं। ऐसे देशों की सूची में भारत का पड़ोसी मुल्क नेपाल शामिल है। नेपाल भारत की सीमा से सटा हुआ है। नेपाल का कल्चर भारत से लगभग मिलता जुलता है। छुट्टियां मनाने के लिए परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या पार्टनर के साथ नेपाल एक बेस्ट जगह हो सकती है। नेपाल में घूमने के लिए बहुत सारी अलग अलग जगहें हैं। कम खर्चे में नेपाल टूर भी हो जाता है। लेकिन क्या आपको नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के बारे में पता है? जैसे काठमांडू, पोखरा, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर। वहाँ कैसे कैसे घूमना है, कैसे जाना है, कितना समय लगेगा, कितना खर्चा होगा, घूमने का सही और सस्ता तरीका क्या है, वो सारी जानकारी नहीं है तो आप ये वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको नेपाल टूर की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। 35 से 40 मिनट की ये वीडियो आपको पूरा नेपाल टूर करा देगी। मात्र 4 दिन 3 रात में आप नेपाल घूम सकते हैं। कैसे? इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं नेपाल। नेपाल कोई शहर नहीं, कोई राज्य नहीं, बल्कि एक पूरा देश है। तो यहाँ घूमने के लिए भी बहुत सारी अलग अलग जगहें हैं। इन सभी जगहों को कैसे घूमना है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि नेपाल कैसे पहुंचा जाए। नेपाल घूमने के लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच जाएं। दिल्ली से बात करें तो दिल्ली से काठमांडू की दूरी करीब 1166 किलोमीटर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि काठमांडू कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या है सही, आसान और सस्ता तरीका काठमांडू पहुंचने का। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उससे काठमांडू पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट की। दिल्ली मुंबई से तो डायरेक्ट फ्लाइट है काठमांडू तक। दिल्ली से बात करें तो करीब 1.5-2 घंटे का सफर रहता है। 4,500 से 5,000 का टिकट होता है और आप आराम से 1.5-2 घंटे में काठमांडू पहुंच जाएंगे। ट्रेन की बात करें तो डायरेक्ट काठमांडू तक ट्रेन नहीं है। काठमांडू का नजदीकी भारतीय रेलवे स्टेशन गोरखपुर है यूपी में, रक्सौल है बिहार में और जयनगर है बिहार में। जो भी आपके लिए नजदीक रहे वहां से आप काठमांडू के लिए जा सकते हैं। गोरखपुर से काठमांडू की दूरी 325 किलोमीटर है, बाय रोड ही आपको जाना पड़ेगा। रक्सौल से काठमांडू की दूरी 142 किलोमीटर है, बाय रोड जाना पड़ेगा। बिहार में एक छोटा सा शहर है जयनगर, वहां से काठमांडू की दूरी 260 किलोमीटर है। हालांकि भारत नेपाल के बीच एक ट्रेन भी चलती है जो बिहार के जयनगर से नेपाल के जनकपुर कुर्था तक जाती है। ये एक लोकल DMU ट्रेन है। 35-36 किलोमीटर का सफर है, 2 घंटे लगते हैं। टिकट की बात करें तो जयनगर से नेपाल का अंतिम स्टेशन कुर्था तक जनरल क्लास में करीब 80 रुपए का टिकट है और AC क्लास में 450 रुपए का। लेकिन आप डायरेक्ट काठमांडू तक नहीं जा पाएंगे, कुर्था से आपको बाय रोड ही काठमांडू जाना पड़ेगा। ये एक बेस्ट ऑप्शन नहीं लगता है मुझे, क्योंकि कुर्था से भी करीब 222 किलोमीटर की दूरी पर है काठमांडू। ये सफर आपको बाय रोड ही करना पड़ेगा। तो बेस्ट है या तो आप गोरखपुर आइए या फिर आप आ जाइए रक्सौल। फ्लाइट से जा रहे हैं तो डायरेक्ट काठमांडू तक पहुंच जाएंगे। अगर बाय रोड ही सफर करना है तो चलो बाय रोड की मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप काठमांडू पहुंच सकते हैं। 3 तरीके हैं, या तो बस ले लीजिए या फिर टैक्सी हायर कर लीजिए या फिर अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए। बसेस की बात करूं तो दिल्ली से काठमांडू के लिए डायरेक्ट बसेस अवेलेबल हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है। 5-6 बसेस हैं, बल्कि ज्यादा ही हैं, जो दिल्ली से काठमांडू के बीच में चलती हैं। मिनिमम टिकट 3,000 के आसपास है। करीब 27 से 28 घंटे का समय लगता है दिल्ली से काठमांडू बस से जाने में। गोरखपुर से भी 1-2 डायरेक्ट बस है काठमांडू तक। 12-13 घंटे का सफर रहता है। 2,000-3,000 के आसपास टिकट है, अकॉर्डिंग टू बस, अकॉर्डिंग टू कंफर्ट। हालांकि गोरखपुर से आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से गोरखपुर पहुंच चुके हैं तो आप बसेस से भी जा सकते हैं, आप टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। टैक्सी के क्या प्राइसेस हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा।
अगर आप रक्सौल में हैं तो रक्सौल से बिहार रोडवेज की बसें चलती हैं। करीब 11 घंटे का सफर है और 600-700 रुपए उसमें टिकट है। ऑर्डिनरी बस है बिहार रोडवेज की जो रक्सौल से चलती है डायरेक्ट काठमांडू तक। तो जो भी आपको सही लगे आप उससे जा सकते हैं। हालांकि आप ट्रेन से गोरखपुर या रक्सौल आ जाइए, वो भी एक अच्छा तरीका, और वहाँ से टैक्सी हायर कर लीजिए। टैक्सी के बारे में बता देता हूँ। गोरखपुर से अगर आपको काठमांडू जाना है तो टैक्सी वाले 14,000 से 15,000 चार्ज करेंगे। रक्सौल से काठमांडू जा रहे हैं तो करीब 7-8 हज़ार रुपये चार्ज करेंगे ड्रॉप करने के। दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू अगर आप टैक्सी लेकर जाते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, बहुत महंगा पड़ने वाला है। या तो आप ट्रेन से गोरखपुर आ जाइए, वहाँ से टैक्सी हायर कर लीजिए, या फिर दिल्ली से डायरेक्ट काठमांडू की बस पकड़ लीजिए, या फिर दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट से 1.5-2 घंटे में काठमांडू पहुँच जाइए। मुंबई से भी फ्लाइट है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं काठमांडू पहुँचने के। हालांकि कुछ लोग अपनी गाड़ी लेकर भी आ जाते हैं, अपनी बाइक लेकर भी आ जाते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन उसमें कुछ परमिट वगैरह बनवाना पड़ता है, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो काठमांडू जाने का बाय रोड सबसे बेस्ट तरीका है कि आप गोरखपुर आइए और गोरखपुर से काठमांडू निकल जाइए। गोरखपुर से करीब 96 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल इंडो बॉर्डर आता है। सनोली बॉर्डर के नाम से उसको जाना जाता है। वो जो वहीं पर नेपाल इंडो बॉर्डर है, गेट बना हुआ है जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो शहर है ये सनोली है। और सामने जो गेट देख रहे हैं, इस गेट को पार करने के बाद हमारी एंट्री नेपाल में हो जाएगी। जब भी आप काठमांडू टूर करें तो अपने साथ आपका आधार कार्ड जरूर रखें, क्योंकि यही आधार कार्ड है जो आपको नेपाल में घूमने में मदद करेगा। क्योंकि नेपाल में पासपोर्ट वीज़ा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको आधार कार्ड दिखाना होगा और आप नेपाल जा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, बाइक लेकर आ रहे हैं या अपनी कार लेकर आ रहे हैं तो आपको उस गाड़ी का परमिट बनवाना पड़ेगा। पर्सनली आपको खुद का परमिट नहीं बनवाना पड़ेगा, आपकी गाड़ी का परमिट बनवाना पड़ेगा। अगर आप कार लेकर आ रहे हैं तो एक दिन का कार का परमिट बनता है 500 रुपये में, और बाइक का बनता है एक दिन का 150 रुपये में। तो अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितने दिन नेपाल में रहना है। मान लीजिए आपको 4 दिन नेपाल में रहना है तो कार लेकर आए हैं तो 2,000 रुपये का परमिट बनेगा, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा आप लेकर चलिए। अगर आपको 4 दिन नेपाल में रहना है तो आप 5 दिन का परमिट बनवाइए। ऐसा करने से आपको फायदा ये होगा कि अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा वहां पर लग जाता है, कोई भी वजह हो सकती है, कोई मेडिकल इश्यू हो जाता है, कोई लैंडस्लाइड हो जाती है, वेदर इश्यू हो जाता है, तो अगर आपको एक दिन एक्स्ट्रा भी लगेगा तो आपके पास परमिट होगा। क्योंकि अगर आपके पास परमिट नहीं है और आप नेपाल में अपनी गाड़ी चला रहे हैं तो उस पर आपको भारी चालान हो सकता है। तो अगर आप टैक्सी से जा रहे हैं तो टैक्सी वाला अरेंज करेगा परमिट, आपका कोई हेडेक नहीं होगा। जैसे ही आप नेपाल इंडो बॉर्डर क्रॉस करेंगे, गेट के अंदर आएंगे, आपके मोबाइल का नेटवर्क चला जाएगा। इंडियन सिम वहाँ काम नहीं करता है, तो उसका तरीका ये है कि बॉर्डर पार करते ही वहाँ पर जहाँ ये परमिट बनते हैं गाड़ियों की, वहीं पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, काफ़ी सारे एजेंट आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए सिम अरेंज कर देंगे। 2 तरह के सिम चलते हैं नेपाल में, एक है एनसेल और एक है नमस्ते। जो भी आपको सही लगे कोई भी ले लीजिए। मैं गया था, मैंने एनसेल लिया था। एनसेल का सिम मुझे 500 रुपये में पड़ा। 200 रुपये का सिम था और 200 रुपये का उसमें इंटरनेट डलवाया और 100 रुपये का उसमें बैलेंस डलवाया। इंडिया की तरह भर भर के डेटा तो वहाँ मिलता नहीं है। 7 दिन की वैलिडिटी थी इस सिम की, यानी 500 रुपये का वो सिम पड़ा मुझे, जिसमें 2 GB इंटरनेट पर डे मिला, 100 रुपये का बैलेंस था और 7 दिन की वैलिडिटी थी। कॉल चार्जेस की बात करूं तो अगर इंडिया से नेपाली सिम पर कोई कॉल करता है तो उनके 12 रुपये एक कॉल के कटेंगे। अगर आप नेपाली सिम से इंडिया में कॉल करते हैं इंडियन सिम पे तो आपके 4 रुपये एक कॉल के कटेंगे। मेरे हिसाब से अगर नेपाल घूमने आ रहे हैं तो ये सिम जरूर ले लीजिए। आधार कार्ड दिखाकर ही आपको ये सिम मिल जाएगा। बॉर्डर पार करने के बाद ही आप चाहें तो इंडियन करेंसी को नेपाली करेंसी में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। उसके लिए भी काफी सारी दुकानें हैं, वहाँ पे काफी सारे एजेंट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इंडियन 1000 रुपए के नेपाली 1600 रुपए मिल जाते हैं। इतना फर्क है इंडिया और नेपाल में। हालांकि अब नेपाल में इंडिया की सभी करेंसी चलती है, तो जरूरी नहीं है कि आपको कन्वर्ट करवाना ही पड़ेगा। जो लोग फ्लाइट से डायरेक्ट काठमांडू पहुंच जाते हैं, उनके पास करेंसी नहीं होती है, तो वो भी घूमते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको करेंसी कन्वर्ट करवानी पड़ेगी। बट हाँ, जब नेपाल आए हैं तो कुछ 1-2 हज़ार रुपए तो आप कन्वर्ट करवा ही सकते हैं। एक मेमोरी बन के रह जाएगा, उन नेपाली नोट को अपने साथ रख सकते हैं। तो ये होते हैं काठमांडू पहुंचने के सभी तरीके। आपके शहर से, आपके राज्य से जो तरीका आपको बेस्ट लगे, आप उससे काठमांडू पहुंच सकते हैं। अब आपके पास नेपाली सिम भी है, अब आपके पास नेपाली करेंसी भी है, अपनी गाड़ी लाए हैं तो गाड़ी का परमिट भी है। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं नेपाल में घूमने के लिए। अब बात करते हैं कि काठमांडू में होटल कहाँ ले, स्टे कहाँ करें।
देखिए काठमांडू के जो होटल्स के चार्जेस हैं वो 800-1000 रुपए से शुरू हो जाते हैं, जो 6-7 हजार तक जाते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप किस लोकेशन पर कौन सा होटल लेते हैं। काठमांडू एक बहुत बड़ा शहर है, तो बात यही आती है कि किस लोकेशन पर होटल लिया जाए, क्योंकि इंडिया से जो भी टूरिस्ट जाते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि काठमांडू में कहाँ हमें घूमना है, कहाँ होटल लेना बेस्ट रहेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। आप में से कितने लोग नेपाल घूम चुके हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मैं आपको काठमांडू की कुछ लोकेशन बताता हूँ कि जहाँ पर आप होटल ले सकते हैं। देखिए आप चाहे तो रिंग रोड पर होटल ले सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास जो रोड है वो रिंग रोड है, उसी के आसपास आप होटल ले सकते हैं। आप चाहे तो पशुपति रोड पर भी होटल ले सकते हैं। आप भुवनेश्वरी मार्ग पर होटल ले सकते हैं। आप चाहे तो दक्षिणामूर्ति पर भी होटल ले सकते हैं। सूर्य विक्रम गया वाली रोड पर भी होटल लिया जा सकता है। ये कुछ 5-6 रोड हैं जहां पर आपको होटल लेना चाहिए। कोशिश ये कीजिए पशुपतिनाथ मंदिर के चारों तरफ कहीं भी आप होटल ले लीजिए। ऐसा करने से आपको काठमांडू घूमने में काफी फायदा होगा। चलिए अब बात करते हैं काठमांडू में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा जहां पर आपको घूमने जरूर जाना चाहिए काठमांडू आने के बाद। उसमें सबसे पहले आता है पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है, और कहते तो ये भी है कि केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद पशुपतिनाथ धाम में भी दर्शन करने जरूर आना चाहिए, तभी यात्रा पूरी होती है। पूरे पशुपतिनाथ मंदिर के खुलने की टाइमिंग सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक खुलता है और शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। बीच में ब्रेक होता है, उस समय दर्शन करने नहीं जाया जा सकता। हालांकि मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, वो खुला रहता है। जितने भी टूरिस्ट नेपाल घूमने आते हैं वो सबसे पहले काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर जरूर जाते हैं, क्योंकि नेपाल आने वाले सभी यात्रियों की पहली पसंद है पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन करना। ये नजारा मंदिर के ठीक बाहर का है। पशुपतिनाथ मंदिर में हमेशा जबरदस्त भीड़ रहती है। ये मंदिर के अंदर का नजारा है। सामने नंदी महाराज की मूर्ति है और ठीक उसके सामने गर्भगृह है। अंदर कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, मैं बाहर से ही आपको नजारे दिखा रहा हूँ। जहाँ पर भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति के दर्शन होते हैं। अगर आप यहाँ शाम के वक्त आएंगे तो यहाँ पर बागमती नदी पर आरती का आयोजन किया जाता है। बागमती नदी उतनी ही पवित्र है नेपाल में जितनी भारत में गंगा जी है। अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो शाम के वक्त आ सकते हैं। मंदिर परिसर बहुत बड़ा है, बहुत लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं और भीड़ जबरदस्त रहती है यहाँ पर। सोमवार के दिन तो बहुत ज्यादा रश यहाँ हो जाता है। दूसरी जगह है आप भक्तपुर दरबार देखने चले जाइए। पशुपतिनाथ से भक्तपुर करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। भक्तपुर को कल्चरल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है। 500 रुपए नेपाली देंगे तो आपको एक एंट्री टिकट मिल जाएगा। अगर आप इंडियन करेंसी दे रहे हैं तो 300 रुपए आपको देने पड़ेंगे। कुछ इस तरह का टिकट मिलता है। भक्तपुर एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ की ये इमारतें देखकर आप समझ जाएंगे कि नेपाल के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है भक्तपुर। भक्तपुर में घूमने के लिए आप चाहे तो गाइड भी ले सकते हैं। यहाँ सामने टेम्पल व्यू पॉइंट है, काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। भक्तपुर में घूमने के लिए एक म्यूजियम भी है, आप चाहे तो उसमें भी जा सकते हैं। यहाँ आसपास में कैफे, रेस्टोरेंट, मार्केट सब कुछ है। खाने पीने के लिए भी बहुत सारी ऑप्शंस भक्तपुर में मिल जाते हैं। ये जो बाजार आप देख रहे हैं ये भक्तपुर दरबार का है। खरीदारी करने के लिए भी बहुत कुछ है। कुछ नेपाली हैंडीक्राफ्ट रिलेटेड चीजें भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि आप सांगा चले जाइए। काठमांडू से सांगा की दूरी करीब 25 किलोमीटर है। भक्तपुर दरबार में घूमने के बाद आप डायरेक्ट सांगा तक जा सकते हैं। काठमांडू से लोकल सिटी बस लेकर यहाँ तक आया जा सकता है। काठमांडू से व्हाइट कलर के ऑटो रिक्शा भी चलते हैं, जिसके थ्रू भी आप इन सभी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। ये मंदिर से पहले का एक बाजार है, काफी बड़ा बाजार है। खाने पीने के लिए काफी सारी दुकानें हैं। सांगा में एक शिव मंदिर है, उसमें एंट्री से पहले एक टिकट लेना होता है जिसका किराया 100 रुपए है। इस मंदिर का नाम है कैलाशनाथ महादेव मंदिर। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की मूर्ति मौजूद है। यहाँ पर भी दूर दूर तक एक खूबसूरत नजारा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पास में ही एक सस्पेंशन ब्रिज भी है, चलिए आपको वहाँ लेकर चलते हैं। यह है सस्पेंशन ब्रिज, बहुत शानदार ब्रिज है, काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा हमेशा चलती रहती है। नीचे देखते हैं तो काफी ज्यादा गहराई है। नीचे एक रोड भी है, वो भी बहुत ज्यादा गहराई पर है। यानी ये पुल नेपाल का बहुत ही एडवेंचरस पुल है, बहुत ज्यादा हाइट पर है। पीछे से हम आए ऊंचाई से और नीचे की तरफ जा रहे हैं और बीच में से काफी स्लोप है और जब आगे जाएंगे तो आगे फिर ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है और यहाँ से दूर दूर तक बहुत शानदार व्यू देखने के लिए मिलते हैं। हिमालय पर्वत का भी खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है अगर वेदर क्लियर हो। ब्रिज हिलता है, जब इस पे चलते हैं तो ये ब्रिज हिलता है। ऋषिकेश में आपने राम झूला, लक्ष्मण झूला देखे होंगे, उनकी चौड़ाई भी ज्यादा है और काफी ज्यादा सेफ लगते हैं देखने में। लेकिन ये वाला ब्रिज
बहुत नैरो है। इतना स्पेस है कि 2 बंदे बस बराबर बराबर खड़े हो सकते हैं, इतना चौड़ाई इस पुल की है। लंबाई ऋषिकेश के राम झूला लक्ष्मण झूला से भी ज्यादा है। यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा लगती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है सांगा के सस्पेंशन ब्रिज पर घूमने का। चौथा पॉइंट है, आप शंभुनाथ टेम्पल देखने के लिए चले जाइए जो काठमांडू सिटी में ही मौजूद है। इसके अलावा आप श्री राम मंदिर देखने के लिए जा सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। जिस होटल में हमने स्टे किया वहां से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर था। यहाँ से भी काठमांडू सिटी का एक अद्भुत नजारा देखने के लिए मिलता है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि श्री राम जी को जब वनवास हुआ था तो उन्होंने इस मंदिर में आकर कुछ देर विश्राम किया था। छठी जगह आप बुद्धनाथ स्तूपा देखने के लिए जा सकते हैं, ये भी बहुत शानदार जगह है। इसके अलावा बहुत सी मोनेस्ट्री भी है नेपाल में जहां आप घूमने जा सकते हैं। 7th पॉइंट है गार्डन ऑफ ड्रीम, सिटी सेंटर में ही मौजूद है, 1 किलोमीटर के दायरे में। यहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं, इवनिंग में आइएगा, बहुत आप इंजॉय करेंगे। थामिल यहाँ से आप देखने के लिए जा सकते हैं जहाँ पर आपको पब्स, रेस्टोरेंट, कल्चरल मॉन्यूमेंट्स, बहुत कुछ अलग अलग चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। काठमांडू आने वाले लोग यहाँ भी जरूर जाते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेपाल आप देखने जा सकते हैं, सिटी सेंटर से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। नेपाल की हिस्ट्री आपको वहाँ मालूम चलेगी, बहुत शानदार जगह है। आप चाहें तो चंद्रागिरी हिल रोपवे एंजॉय करने के लिए भी जा सकते हैं, सिटी सेंटर से करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे आप रोपवे से टॉप पर पहुंचेंगे ना, वहां से आप हिमालय पर्वत के बहुत खूबसूरत व्यू भी देख पाएंगे और काठमांडू की हरी भरी वैली देखने के लिए आपको मिलेगी। अगर आप एडवेंचर करने के शौकीन हैं तो आप नेपाल काठमांडू आने के बाद बहुत से एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको आना होगा द लास्ट रिजॉर्ट। यहाँ आप बंजी जंपिंग, व्हाइट रिवर राफ्टिंग इंजॉय कर सकते हैं। व्हाइट रिवर राफ्टिंग आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा एडवेंचरस होती है। स्टैंडिंग स्विंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, एक रूफ के जरिए वो स्विंग कराया जाता है, बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहता है। कैनोइंग आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, झरने से नीचे उतरना, झरने के ऊपर चढ़ना, वो एक अलग ही एडवेंचर होता है। ये सारे एडवेंचर आपको काठमांडू में मिल जाएंगे। तो एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी काठमांडू नेपाल एक शानदार जगह है। अगर आप स्पिरिचुअल टूर करना चाहते हैं तो भी काठमांडू आपके लिए एक बेस्ट पॉइंट रह सकता है। अगर आपको शॉपिंग करनी है, खरीदारी करनी है, तो भी काठमांडू आपके लिए बेस्ट रह सकता है, क्योंकि इंडिया से बहुत सस्ता है काठमांडू नेपाल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स अगर आपको कवर करने हैं तो आप कैसे कवर कर सकते हैं? अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो अपनी गाड़ी है तो बहुत इजी है, परमिट आप करा के आए हैं, कहीं भी घूमने निकल जाइए, कोई भी आपको रोक टोक नहीं होगी। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी यहाँ की लोकल सिटी बस के थ्रू भी इस टूर को कर सकते हैं। काठमांडू एक बहुत बड़ा शहर है, नेपाल की राजधानी है, तो सभी तरह की सुविधाएं यहाँ पर मौजूद हैं। लोकल सिटी बस के थ्रू भी आप भक्तपुर जा सकते हैं, सांगा जा सकते हैं। बाकी लोकल सिटी टूर के लिए आप यहाँ के ऑटो को यूज कर सकते हैं, टैक्सी को यूज कर सकते हैं। पूरा ऑटो रिक्शा बुक कीजिए और लोकल जितना भी सिटी टूर है ना वो आप उससे कर लीजिए, काफी कम खर्चे में आपका टूर हो जाएगा। आप चाहे तो टैक्सी हायर कर लीजिए। टैक्सी में ना अलग अलग पैकेजेस चलते हैं कि अगर आपको लोकल सिटी टूर करना है तो उसका 4000, अगर आपको भक्तपुर जाना है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा, अगर आपको सांगा जाना है तो उसका कुछ एक्स्ट्रा। तो इस तरह से करीब 12-13 हजार या 14 हजार तक टैक्सी वाले लेंगे और आपको पूरा टूर करा देंगे जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। चॉइस आपकी है, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप उसके थ्रू घूम सकते हैं। काठमांडू घूमना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। आप में से बहुत से लोग काठमांडू घूम चुके होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका अनुभव कैसा रहा। मेरा अनुभव काठमांडू नेपाल के साथ बहुत ही शानदार रहा। बजट फ्रेंडली टूर है, बहुत ज्यादा खर्चा भी यहाँ नहीं होता है और एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हो जाती है। इसके बाद मैं आपको पोखरा लेकर चलूंगा और पोखरा की संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कैसे आप पोखरा घूमने आ सकते हैं, कहाँ कहाँ आपको वहाँ घूमने जाना चाहिए। और पोखरा तो एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए एक अल्टीमेट जगह है। चलिए अब बात करते हैं कि काठमांडू से पोखरा कैसे आए। काठमांडू से पोखरा की दूरी करीब 200 किलोमीटर है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो काठमांडू एयरपोर्ट से 2 कंपनी की फ्लाइट चलती हैं, बुद्धा एयर और यति एयरलाइन। काफी सारी फ्लाइट्स हैं। टिकट्स की बात करें तो 2600 रुपए का टिकट है काठमांडू टू पोखरा। अगर आप रिटर्न जर्नी भी करते हैं और साथ में बुक करते हैं तो 5000 के आसपास आपके आने जाने के टिकट बुक हो जाएंगे। 25 से 30 मिनट का समय लगता है काठमांडू से पोखरा पहुंचने में। पोखरा एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। अगर आप बाय बस आना चाहते हैं काठमांडू से तो बहुत से बसेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसमें डीलक्स बस, सुपर डीलक्स, VIP डीलक्स और भी बहुत सी अलग अलग बसेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं।
सुबह 6-6:30 बजे से बसेस चलना शुरू होती है जो 8-9 बजे तक है। सुबह जो बस 6:30 बजे चलती है वो करीब 3 बजे दोपहर में पोखरा पहुंच जाती है। जितनी भी बसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी बस AC बसेस हैं। टिकट्स की बात करें तो डिलक्स बस में 1100 रुपए नेपाली लगते हैं, सुपर डिलक्स में 1200 रुपए नेपाली और VIP डिलक्स बस में 1600 रुपए नेपाली देने होंगे। अगर आप इंडियन करेंसी में पेमेंट करते हैं तो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, यानी आपका 1100 रुपए वाला टिकट करीब 650-700 के आसपास लगेगा। उसी हिसाब से सुपर डिलक्स और VIP डिलक्स में आपको पेमेंट देना होगा। इन बसेस की ऑनलाइन बुकिंग भी हो जाती है। हालांकि नेपाल रोडवेज की भी कुछ बसेस हैं जो आपको काठमांडू के बस स्टैंड से मिल जाएंगी। उन बसेस में किराया तो और भी कम रहता है, लेकिन वो ऑर्डिनरी बसेस हैं। बेस्ट है कि आप AC कोचेस से जाइए, लग्जरी फील लेकर जाइए। पिकअप की बात करें तो काठमांडू में बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां से बस आपको पिक कर लेगी। 7-8 अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां से आप काठमांडू से बस पिक कर सकते हैं, जिसमें सोरखोते, बालाजाऊ, बनस्थली, स्वयंभू, सीतापुलिया, कालांकी, नाई कैप और थानकोट। इन किसी भी जगह से आप ये बस पिक कर सकते हैं। ये बस आपको पोखरा के टूरिस्ट बस पार्क पे ड्रॉप करेगी। अगर आप चाहें तो काठमांडू से रेंटेड टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं। चार्जेस की बात करें तो 3 to 4 सीटर कार का चार्ज करीब 12,000 रुपए नेपाली रहता है। 7 सीटर बोलेरो चाहिए तो करीब 16,000 नेपाली आपको देने पड़ेंगे। 14 सीटर टेम्पो ट्रैवलर चाहिए तो 24,000 नेपाली रुपीस, और बस अगर आपको चाहिए 35 सीटर तो 42,000 रुपए नेपाली आपको देने पड़ेंगे। तो ये कुछ टैक्सी के प्राइसेस हैं। जो भी मैंने प्राइसेस आपको बताए ये नेपाली करेंसी में है। इंडियन करेंसी में अगर पे करेंगे तो काफी कम हो जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं काठमांडू तो पोखरा भी आप अपनी कार से ही जा सकते हैं। अपनी गाड़ी का एक परमिट बनवाना पड़ता है जो आप बॉर्डर पे ही बनवा चुके होंगे नेपाल में घूमने के लिए। उसके बाद आप पोखरा भी जा सकते हैं। काठमांडू से पोखरा का 200 किलोमीटर का सफर बहुत खूबसूरत नजारों से भरा रहता है। पहाड़ों के बीच से आपकी गाड़ी चलेगी, बहुत शानदार ये जर्नी रहती है। हालांकि बीच बीच में बहुत से अलग अलग शहर और छोटे छोटे गाँव आपको देखने के लिए मिलेंगे जहाँ पर खाने पीने की सुविधाएं भी मिल जाती है। 7-8 घंटे का ये सफर आपकी लाइफ का एक मेमोरेबल टाइम बन जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप काठमांडू से पोखरा अपनी गाड़ी से या फिर रेंटेड टैक्सी से आ रहे हैं तो बीच में एक पॉइंट है मनकामना रोपवे पॉइंट। आप वहां पर रुक सकते हैं और वहां से मनकामना रोपवे एंजॉय कर सकते हैं, जो नेपाल की सबसे बड़ी रोपवे राइड है। 525 रुपए का टिकट है अप एंड डाउन। मुझे लगता है कि आपको ये एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये मनकामना रोपवे का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये रोपवे राइड नेपाल की सबसे बड़ी रोपवे राइड है और बहुत खूबसूरत नजारे आपको इस राइड में देखने के लिए मिलेंगे। 2 फेजेज है, पहला है चितवन और दूसरा है मनकामना गोरखा। खूबसूरत नजारों को एंजॉय करते हुए आप पहुंचेंगे मनकामना एंड पॉइंट पर। वहां पर मनकामना देवी का एक खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। ये जो बाजार आप देख रहे हैं ये मनकामना मंदिर के ठीक पहले का बाजार है। देखने में ऐसा नहीं लगता है कि ये एक वो पॉइंट है जहां हम रोपवे से पहुंचे हैं। फूड के लिए कुछ ढाबे रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं। हालांकि यहाँ पर अगर आप रुकना चाहते हैं तो होटल और गेस्ट हाउस भी यहाँ मौजूद है। वहाँ पर मनकामना देवी का एक खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, आपको वहाँ भी दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। वहाँ से हिमालय पर्वत का भी एक बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। नेपाल का एक बहुत शानदार नजारा भी देखने के लिए मिलता है। इस रोपवे राइड को एंजॉय करने में आपका मुश्किल से 1.5 से 2 घंटा लगेगा। आपको ये भी एंजॉय करना चाहिए। काठमांडू से पोखरा जाते वक्त रास्ते में ही ये पॉइंट है, उसके बाद आप आगे पोखरा के लिए निकल सकते हैं। तो ये सब बातें हुई पोखरा पहुंचने तक की, और पोखरा के रास्ते में आप क्या क्या एंजॉय कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। चलिए अब बात करते हैं कि पोखरा आने के बाद स्टे कहाँ करें, रुकना कहाँ चाहिए। देखिए पोखरा में होटल, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट्स और हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं। आप कहीं भी रुक सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। सबसे सस्ते होटल्स की बात करूं तो मात्र 600-700 रुपए देकर आप होटल्स में रुक सकते हैं। इसके अलावा 7-8 हजार या उससे ज्यादा तक के भी होटल्स पोखरा में अवेलेबल हैं। बात ये आती है कि पोखरा में किस लोकेशन पर होटल का चुनाव करें। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर करिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। आप कहाँ होटल ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप सिद्धार्थ राजमार्ग पर होटल ले सकते हैं। ये एक मेन रोड है। जब आप काठमांडू से पोखरा आएंगे तो
इस रोड पर काफी सारे होटल्स हैं, आप यहाँ भी होटल ले सकते हैं। एयरपोर्ट भी इसी रोड पर मौजूद है पोखरा का, और काफी सारी टूरिस्ट प्लेसेस भी इसी रोड पर मौजूद है, तो ये एक अच्छी लोकेशन हो सकती है। आप डैम साइड रोड पर भी होटल ले सकते हैं, आप चाहे तो फेवा मार्ग पर होटल ले सकते हैं। पोखरा में एक बहुत खूबसूरत झील है जिसका नाम है फेवा, अब वहाँ उस लेक के आसपास भी होटल ले सकते हैं। आप बाई डैम रोड पर होटल ले सकते हैं, आप 50 मार्ग पर भी होटल ले सकते हैं, आप लेक साइड रोड पर भी होटल ले सकते हैं। तो जहां आपको कन्वीनियंट हो, जहां आपको सही लगे, आप उस रोड पर होटल ले लीजिए। ये जितने भी रोड्स मैंने आपको बताए हैं, ये बेस्ट पॉइंट है जहां आप होटल का चुनाव कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पोखरा में कहाँ घूमने जाएं। पोखरा में घूमने के लिए बहुत कुछ है, मैं आपको सभी पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको कहाँ घूमने जाना चाहिए और घूमने का तरीका क्या है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, बसेस से, टैक्सी से कैसे आप बहुत आसानी से और बहुत कम खर्चे में घूम सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में अब आगे बताने वाला हूँ। अब पोखरा में डेविस फॉल देखने के लिए चले जाइए। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये डेविस फॉल का एंट्री पॉइंट है। सिद्धार्थ मार्ग पर ही डेविस फॉल मौजूद है। आसपास में कुछ दुकानें भी है, अगर आपको कुछ खरीदारी करनी है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर 100 रुपए एंट्री टिकट भी है। जैसे ही अंदर एंट्री करते थे तो एक पूरा मैप बना हुआ है जिसमें इंडिकेशन दिए गए हैं कि आपको कहाँ यहाँ पर घूमने आना है। कि आप डेविस फॉल के एकदम बहुत करीब नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर नहाने की भी परमिशन नहीं है, हालांकि रास्ता ही नहीं है वहाँ तक जाने का। ऊंची ऊंची लोहे की रेलिंग लगाई गई है क्योंकि ये वाटरफॉल थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। और आप यहाँ पर देख पाएंगे कि पत्थरों की बहुत खूबसूरत कलाकृति बनी हुई है, ये बहुत प्राचीन है। आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि एक शिवलिंग बना हुआ है, नंदी महाराज की एक खूबसूरत पत्थर से बनी प्रतिमा बनी हुई है और ये बहुत ज्यादा प्राचीन है। नेपाली सांस्कृतिक पोशाक के साथ आप यहाँ फोटो क्लिक करा सकते हैं। कुछ स्टैचू आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इनके साथ आप फोटो क्लिक करा सकते हैं। अब बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहता है और थोड़ा सा फनी भी। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि यहाँ पर कुछ आसपास में दुकानें भी मौजूद हैं। यहाँ पर आप नेपाल के मैन्युफैक्चर्ड कपड़े भी परचेज कर सकते हैं। डेविस फॉल घूमने के बाद डेविस फॉल के ठीक सामने थोड़ा सा आगे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर भी देखने जाया जा सकता है। ये मंदिर भी बहुत लाजवाब है। जैसे मुख्य गेट में हमने एंट्री की तो आसपास में काफी बड़ा मार्केट बना हुआ है जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। नेपाली चीजें आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। उसके बाद मंदिर में एंट्री की तो देखा कि मंदिर परिसर बहुत बड़ा है और बहुत अल्टीमेट है, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर विष्णु भगवान की लेटी हुई प्रतिमा भी मौजूद है। आपने ये फोटो गूगल पर, इंटरनेट पर बहुत ज्यादा देखा होगा। ये पोखरा के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद है। यहाँ पर एक गुफा भी है, इसके लिए एक टिकट काउंटर है। यहाँ पर 50 रुपए नेपाली देने के बाद एंट्री टिकट मिल जाता है। चलिए टिकट लेकर चलते हैं अंदर। ये जो सीढ़ी नुमा रास्ता है, इस रास्ते पर भी बहुत ही खूबसूरत कलाकृति देखने के लिए मिलती है। और ये गुफा ना पहाड़ के नीचे बनी हुई और रास्ता पूरी तरह से नीचे की तरफ जाता है। पहाड़ों से थोड़ा थोड़ा पानी भी यहाँ पर निकल रहा है। बहुत अल्टीमेट जगह है। नीचे भोले बाबा की एक प्राचीन शिवलिंग मौजूद है। ये जो आप शिवलिंग देख रहे हैं, ये भोले बाबा की बहुत प्राचीन शिवलिंग है। इस जगह की खोज बहुत ज्यादा पहले नहीं हुई है, पिछले कुछ सालों में ही इस जगह को खोजा गया है। हालांकि यहाँ पर एक और गुफा मौजूद है जो और भी ज्यादा नीचे की तरफ जाती है। फिलहाल उसे लोगों के लिए बंद किया हुआ है। इसके बाद आप वर्ल्ड पीस पगोडा देखने के लिए जा सकते हैं। इसी रोड पर थोड़ा और आगे जाने के बाद वर्ल्ड पीस पगोडा मौजूद है। हालांकि वहां के लिए थोड़ी सी पैदल ट्रैकिंग करनी पड़ती है, थोड़ा सा पैदल पहाड़ों पर चलना पड़ता है, तभी हम पीस पगोडा तक पहुंच पाएंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है वर्ल्ड पीस पगोडा, विश्व शांति स्तूप। हम दोपहर के समय यहाँ पर मौजूद है तो बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है। अगर आप इवनिंग में आएंगे, शाम के वक्त आएंगे तो आप काफी ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर देखेंगे। और इस जगह पर पहुंचने का सही समय भी इवनिंग ही है, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग आ जाइए तो आप काफी ज्यादा यहाँ पर इंजॉय करेंगे। इस पॉइंट से फेवा झील का भी एक बहुत खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। साथ ही पोखरा शहर का भी एक खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। और इस पॉइंट को पोखरा व्यू पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड पीस पगोडा घूमने के बाद आप आगे शिवा टेम्पल देखने के लिए जा सकते हैं। वहां जाने वाला रास्ता भी थोड़ा सा अजीबोगरीब है। रास्ता कहीं कहीं से टूटा फूटा है, लेकिन बहुत एडवेंचरस वो जर्नी रहती है। पार्किंग के बाद थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है मुख्य मंदिर। फाइनली हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ से भी पोखरा सिटी का खूबसूरत व्यू देखने के लिए मिलता है। ये मंदिर का मुख्य गेट है। सामने नंदी महाराज की
बड़ी सी मूर्ति है और ठीक उनके सामने भोले बाबा की एक बहुत विशाल मूर्ति बनी हुई है। ये नज़ारा बहुत अद्भुत लगता है। कैमरा शायद इसकी खूबसूरती को जस्टिफाई नहीं कर रहा होगा, लेकिन जब आप खुद यहाँ पर आएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस नज़ारे को देखने के बाद। बहुत सी शिवलिंग से इस मंदिर को सजाया गया है। मंदिर के चारों तरफ बहुत सी सैकड़ों शिवलिंग बनी हुई है। तो एक एक चीज यहाँ की बहुत यूनिक है और यहाँ से भी पोखरा का एक खूबसूरत नज़ारा हम देख रहे हैं। शानदार पॉइंट है। पोखरा के मस्ट विजिटिंग प्लेसेस में से एक है ये शिवा मंदिर। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं, जैसे भीमसेन टेम्पल, गोरखा मेमोरियल म्यूजियम आप जा सकते हैं, आप बैट कैव घूमने जा सकते हैं, आप महिंद्रा कैव देखने के लिए जा सकते हैं, आप सती जॉर्ज देखने के लिए जा सकते हैं, माउंटेनिंग म्यूजियम आप देखने के लिए जा सकते हैं जो पोखरा सिटी सेंटर में ही मौजूद है। सारंगकोट आप जाइए जहां से आप सनराइज देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ही जाना पड़ेगा। कैसे आप इन सब जगहों पर घूमने जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ के एक मेन पॉइंट विंध्यवासिनी टेम्पल लेकर चलता हूँ जो सिटी सेंटर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो बाजार आप देख रहे हैं ये मंदिर के बाहर का मुख्य बाजार है। यहाँ से थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़कर मुख्य मंदिर तक पहुँचा जा सकता है। ये जो आप खुला खुला परिसर देख रहे हैं ये विंध्यवासिनी मंदिर का परिसर है। यहाँ पर 3 से 4 अलग अलग मंदिर हैं। उन सभी मंदिर में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। नेपाल में इस मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है। हालांकि जितने भी भारतीय टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं वो विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन करने भी जरूर आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी जगहों पर घूमने कैसे जा सकते हैं और सस्ता तरीका क्या है इन सभी पॉइंट्स को घूमने का। आप चाहे तो पोखरा का डे टूर पैकेज बुक कर लीजिए। पोखरा आइए, किसी भी टूरिस्ट एजेंसी से बात कीजिए, आप उनको बोलिए कि आपको इन सभी साइट्स को विजिट करना है, वो आपको पैकेज बना के दे देंगे। और जितने भी साइट्स मैंने आपको बताए हैं ना, ये सारे ही साइट्स कवर करने के लिए 4 सीटर कार का करीब इंडियन करेंसी में 6,500 से 7,000 आपको पे करना पड़ेगा, नेपाली करेंसी में 10,000। और 7 सीटर बोलेरो का आपको करीब नेपाली करेंसी में 15,000 पे करना पड़ेगा। और 14 सीटर टेम्पो ट्रेवलर का नेपाली करेंसी में करीब 20,000 पे करना पड़ेगा। इंडियन करेंसी में काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप चाहे तो ये पूरा साइट सीन पैकेज बुक कर लीजिए। 8 से 9 घंटे का टाइम लगेगा और एक ही दिन में आप इसको कवर कर सकते हैं, या फिर आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी करा सकते हैं 2 दिन में, ताकि रिलैक्स होके आप इसको आराम से घूम सकें। जैसे कि सारंगकोट पॉइंट है जहाँ से आपको सनराइज देखने के लिए मिलेगा, तो वो तो आपको नेक्स्ट डे ही अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ेगा, तभी आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। एक और सस्ता तरीका है इन सभी साइट्स को घूमने का, वो है वहाँ की टूरिस्ट बस। पोखरा सिटी टूर के लिए वहाँ पर बसेस के भी ऑप्शंस हैं जो शेयरिंग बेसिस पर होता है। उसमें एक पैसेंजर का करीब नेपाली करेंसी में 800 रुपए लगते हैं और वो यहाँ के मोस्ट पॉपुलर साइट्स को विजिट कराएंगे, जिसमें डेविस फॉल, वर्ल्ड पीस पगोडा, गुप्तेश्वर केव, गुप्तेश्वर मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर और उसके अलावा और कुछ 2-3 फेमस पॉइंट्स वो आपको घुमाने वाले हैं। ये वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा रहता है। बसेस सुबह करीब 8 साढ़े 8 बजे शुरू चलती है और शाम को 4-5 बजे तक घुमा के वो आपको वापस ड्रॉप करेगी। तो ये वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। पोखरा की सिटी टूर के लिए वहाँ की बसेस से भी घूम सकते हैं। तो जो तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे घूमिए। मैंने आपको सारे तरीके बताए। आप टैक्सी हायर कर सकते हैं, आप बस के थ्रू सिटी टूर कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी लाए हैं तो भी आप बहुत आसानी से घूम सकते हैं। इसके अलावा पोखरा टूर से संबंधित कोई सवाल आपके मन में चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। पूरे नेपाल टूर से रिलेटेड कोई सवाल चल रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शाम के वक्त आप यहाँ पर फेवा लेक देखने के लिए आ सकते हैं। पोखरा में बहुत ज्यादा फेमस है फेवा लेक। ये नज़ारा फेवा लेक का है और ठीक लेक के किनारे पर मैं मौजूद हूँ। ये फेवा लेक है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। 2-3 अलग अलग तरह की बोटिंग के ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। चारों तरफ से पहाड़ से घिरी फेवा लेक बहुत खूबसूरत लगती है। सबसे अच्छी बात, पोखरा के मेन सिटी सेंटर में फेवा लेक मौजूद है। यहाँ पर लिखा है विजिट नेपाल। ये एक सेल्फी पॉइंट है। लोग यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और फोटो क्लिक कराते हैं। पोखरा की नाइट लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ नाइट लाइफ में भी बहुत कुछ है। यहाँ कुछ दुकानें हैं जहाँ आप शॉपिंग करने जा सकते हैं। पोखरा के मैन्युफैक्चर्ड चीजें आप यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बार, डिस्को मौजूद हैं।
जिसमें लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं। हालांकि 2-3 अलग अलग मार्केट हैं जहां आप रात के समय घूम सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और भी बहुत कुछ यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ बार, पब, डिस्को आम बात है। जगह जगह आप देखेंगे कुछ लोग म्यूजिक प्ले कर रहे हैं, कुछ लोग सिंगिंग कर रहे हैं। तो ऐसी दिलचस्प चीजें आप यहाँ रात के समय अलग अलग रेस्टोरेंट्स में देख पाएंगे। काठमांडू के कंपैरिजन में पोखरा की नाइट लाइफ ज्यादा शानदार है। आप चाहे तो पोखरा टूर के बाद मुक्तिनाथ मंदिर टूर करने भी जा सकते हैं, जो नेपाल के मस्तांग में मौजूद है। पोखरा से दूरी करीब 175 किलोमीटर है। समय करीब 6 से 7 घंटे लगते हैं, लेकिन ये टूर बहुत ज्यादा एडवेंचरस टूर है। मुक्तिनाथ में आप भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे। बहुत मान्यता है मुक्तिनाथ मंदिर की। वहाँ जाने वाला रास्ता भी बहुत अलग है। आपको नेपाल में एहसास होगा कि आप लद्दाख में घूम रहे हैं। टेरेन ही अलग है, रास्ते ही अलग हैं। बहुत अलग लेवल का एडवेंचर होता है इस टूर में। बहुत लोग मुक्तिनाथ यात्रा पर भी जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 दिन का समय है तो आप पोखरा से मुक्तिनाथ यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ लोग माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का टूर भी करते हैं, जो काठमांडू से ही होता है। ये टूर बहुत एडवेंचरस टूर है। रेयरली कोई इस टूर को कर पाता है। 12 से 15 दिन लगते हैं। बहुत कठिन ट्रैकिंग और हाइकिंग का सामना करना पड़ता है। अलग अलग चैलेंजेस इस ट्रैक में फेस करने को मिलते हैं, क्योंकि आप माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रैक करने जा रहे हैं। खर्चे की बात करें तो करीब 40 से 45 हजार रूपए एक व्यक्ति का खर्चा आता है इस माउंट एवरेस्ट बेस कैंप के टूर को करने के लिए, जो काठमांडू से शुरू होता है और काठमांडू में ही खत्म होता है। भारत का पड़ोसी देश होने के कारण नेपाल का खान पान भी लगभग भारत से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी यहाँ के कुछ व्यंजन ऐसे हैं जो आपको भारत में कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आप चाहें तो उन्हें ट्राई कर सकते हैं। उनमें से एक है सेल रोटी। सेल रोटी डोनट की तरह होती है, जो नेपाल के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड में से एक है। आप यहाँ पर नेपाल के ऑथेंटिक मोमोज ट्राई कर सकते हैं। नेवारी खाजा आप यहाँ पर खा सकते हैं, जो एक नेपाली भोजन है। इस व्यंजन को यहाँ पर त्योहारों पर विशेष तौर पर बनाया जाता है। आप यहाँ पर कुंड्रुक ट्राई कर सकते हैं, जो सूखी पत्तियों से तैयार किया जाता है। यहाँ आप बारा ट्राई कर सकते हैं, जो नेपाल का मशहूर नाश्ता है। चावल के आटे से इसे बनाया जाता है, जो पैनकेक की तरह ही होता है। आप नेपाल आने के बाद थुक्पा ट्राई कर सकते हैं, जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आप यहाँ की धांडो थाली ट्राई कर सकते हैं, जो एक प्रकार का दलिया है, जो कार्निमल और कूटू के आटे को पानी में उबाल कर बनाया जाता है। यह नेपाल का एक मीठा व्यंजन है। आप यहाँ योमारी ट्राई कर सकते हैं, जो यहाँ का एक खास व्यंजन है। खास तौर पर योमारी त्योहारों पर ही बनाया जाता है। नेपाल की ज्यादातर डिश में चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन अलग अलग बहुत सी डिश बनाई जाती हैं। अगर आप नेपाल आते हैं तो आप नेपाल की एक बार ऑथेंटिक वेज थाली जरूर ट्राई करिएगा, जिसमें अलग अलग तरह की सब्जियां मौजूद रहती हैं। सब्जियां वही हैं जो भारत में रहती हैं, लेकिन इनका टेस्ट अलग है बिल्कुल। आप यहाँ की वेज थाली जरूर ट्राई करिएगा। पूरे टूर के टाइम की बात करें तो अगर आप काठमांडू सुबह में पहुंच जाते हैं तो आप चाहें तो एक दिन में काठमांडू के प्रसिद्ध सभी जगहों को घूमने जा सकते हैं। नाइट स्टे के बाद आप नेक्स्ट डे पोखरा के लिए निकल सकते हैं। डे 2 में जब आप पोखरा जाएंगे तो मनकामना भवन विजिट कर लेंगे। साथ में शाम को पोखरा पहुंचने के बाद स्टे कीजिए और नेक्स्ट डे आप पोखरा की सभी लोकल साइट्स को घूमने जा सकते हैं। उसके बाद एक रात पोखरा में और रुकने के बाद आप उसके नेक्स्ट डे भी दूसरी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। तो इस तरह से काठमांडू और पोखरा आप मात्र 3 रात और 4 दिन में घूम लेंगे। अगर आप मुक्तिनाथ, लुम्बिनी या जनकपुर या और दूसरी जगहों पर जाते हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा समय देना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर टूरिस्ट जो घूमने आते हैं नेपाल में, वो नेपाल के काठमांडू और पोखरा ही घूमते हैं। यूँ तो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप अगर आप जाएंगे तो कम से कम 12 से 15 दिन उसी में लग जाते हैं। डीजल पेट्रोल के प्राइस भी बता देते हैं नेपाल में क्या है। डीजल का प्राइस नेपाल में 164 रुपए 50 पैसे पर लीटर है। पेट्रोल का चार्ज 175 रुपए 50 पैसे है। ये नेपाली करेंसी में। इंडियन करेंसी में आपको पेट्रोल का करीब 109 रुपए देना पड़ेगा और डीजल का 102 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। यहाँ के पेट्रोल पंप भी अलग है। इंडिया जैसे इंडियन ऑयल, HP, भारत पेट्रोलियम नहीं है। यहाँ के पेट्रोल पंप भी अलग ही है। बजट की बात करें तो बहुत कम खर्चे में आप यहाँ सभी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। डिपेंड आप ही पर करता है कि आप किस तरह का टूर करते हैं। बजट फ्रेंडली टूर है नेपाल टूर। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो पर एक नई जगह की इन्फॉर्मेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।